उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज दिनांक 11 फरवरी 2015 को डॉक्टर बैजनाथ सिंह का संस्मरण रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टर बैजनाथ सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपका जन्म कब हुआ, आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम था ठाकुर महावीर सिंह जी। मेरी माता का नाम था दिलराजी देवी जी। मेरा जन्म तो हुआ 7 जुलाई 1919 को, लेकिन जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए गया और हेडमास्टर ने हमारे बड़के बाबू माने ताऊ जी से पूछा कि इनकी उम्र क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा साहब आप जो उचित समझो लिखो। तो 7 जुलाई 1919 तो मेरा जन्म है, मगर सब रिकॉर्ड में 30 अप्रैल 1920 है। और वो इसलिए नहीं कि मुझे किसी नौकरी में ज़्यादा साइम मिलेगा, वो सीधी सादी बात थी, उनको पता नहीं था। तो जो कुछ भी आप रिकॉर्ड करें 30 अप्रैल 1920 हाँ उस पर है रिकॉर्ड पर। और जन्म एक्चुअल गांव में जैसे होता है वैसे हुआ, और मैं जुड़वा था। उस दिन 1 घंटे बाद एक घंटे पहले हमारी बहन का जन्म हुआ, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। और बचपन में ज़रा कमज़ोर था, लेकिन प्रभु की कृपा से और हमारे गुरुजनों की कृपा से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा। और अब आप भी देखेंगे कि किताब हम क्या पढ़ रहे हैं। और 6 बरस की उम्र में 7 बरस की उम्र में हमने पढ़ना शुरू किया प्राइमरी स्कूल ताखा शाहगंज के पास। हाँ, शाहगंज के पास ताखा एक जगह स्कूल है, वहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन वो तो बात के प्रश्न में आएगा। जी, आप कहाँ का, आपका निवास स्थान कहाँ का है? मेरा निवास स्थान पहले तो गांव का नाम मदरहा, विलेज मदरहा। फोटो ले। हाँ सर, हिंदी में ही बोलूँ या? हाँ, अच्छा, दोनों का लेना। गांव का नाम मदरहा, तहसील शाहगंज। तहसील शाहगंज जी सर। और पोस्ट ऑफिस भी, वो थाना भी शाहगंज जी। और ज़िला जौनपुर। ये फैज़ाबाद ज़िले, उस समय के फैज़ाबाद ज़िले से लगा हुआ एरिया था, अकबरपुर के पास का। और वहाँ अकबरपुर में रचनात्मक कार्यकर्ता, वो गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स हमेशा से रहे थे और उनका एक वातावरण था। तो वही हमारे जन्म का स्थान था। सर, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई?
और किस जगह आपने पढ़ाई लिखाई की? मेरी पढ़ाई वही ताखा एक गांव था, है शाहगंज से 2 मील दूर उत्तर तरफ, पूर्व तरफ, और वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुई। और 1 महीने में हमने अलिफ पास कर लिया। उसके पहले घर पर जो कुछ थोड़ी बड़ी शिक्षा हुई हो, और 3 साल के अंदर हमने वर्नाकुलर मिडिल पास कर लिया। नहीं, प्राइमरी पास किया हमने 3 साल में। फिर 3 साल में हमने शाहगंज से हाई स्कूल पास किया, वो वर्नाकुलर मिडिल शाहगंज से हमने पास किया, और हमारा ज़िले में प्रथम स्थान आया। तो मुझे 4 रुपये मासिक छात्रवृत्ति गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिलने लगी। तब मैं स्कूल जाने में समर्थ हुआ, अन्यथा शायद न होता। इसके बाद वर्नाकुलर मिडिल में जैसे बताया पास हो गया। वहाँ से मैं सिगरा मऊ गया। सिगरा मऊ वो जौनपुर ज़िले का ही पश्चिम का भाग, प्रतापगढ़ ज़िले से मैं हुआ। वहाँ गया स्पेशल क्लास में, तो मुझे फर्स्ट क्लास मिलने का सौभाग्य हमेशा रहा। हाई स्कूल वर्नाकुलर मिडिल में पास हुआ। फिर वहाँ पर एक टीचर थे, उनका नाम था ठाकुर दीप नारायण सिंह, और वो रचनात्मक कार्यकर्ता और बहुत शुद्ध गांधीवादी थे, और उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई। तो उन्होंने G.A. नटेसन कंपनी की अंग्रेज़ी की किताबें हमको 7th क्लास के शुरुआत से देना शुरू किया, और उससे मेरे जीवन में राष्ट्रीयता के प्रति जागरण हुआ। हाई स्कूल मैंने सिगरा मऊ से ही पास किया, और यूपी बोर्ड में मेरा 11वां स्थान था। इंग्लिश में, उसमें मैथमेटिक्स में और संस्कृत में डिस्टिंक्शन था। और वो हाई स्कूल पास करके मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया। सर, किस वर्ष आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की? हाँ, 1937 में। देखिए, जब 3 साल में तो हमने वो किया, 5 साल में हाई स्कूल किया, तो 5 3 8, और 2 साल हाँ, नहीं, उसमें आई एम सॉरी, हाई स्कूल तो तब पास कर लिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे प्रवेश मिला। तब मालूम हुआ कि मुझे वो स्कॉलरशिप जो 16 रुपये महीने मिलती, जिसके आधार पर मैं पढ़ सकता था, वो मिलने जा रही है, क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत ऊंची थी। लेकिन बनारस में उसे पढ़ने का मुझे अधिकार नहीं होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप यूपी बोर्ड की थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बोर्ड अलग था। तो मुझे आगरा के प्रिंसिपल ने बुलाया, आगरा के प्रिंसिपल ने, और मुझे उन्होंने 16 रुपये महीने की स्कॉलरशिप, 3 रुपया फीस माफ़ करी। फीस हमारी हमेशा माफ़ रहती थी। फीस माफ़ की और
5 रुपये स्कॉलरशिप और दिया। तो मैं समृद्ध बॉय की तरफ, क्योंकि इतने पैसे में आराम से टिकते थे, और मैं गुरुजी की आज्ञा से, गांधी जी की आज्ञा से मैं खान पान में बहुत परहेज संयम वगैरह करता रहा। तो मेरा आज स्वास्थ्य 95 वर्ष में है। तो एनीवे, वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं उदय प्रताप कॉलेज गया बनारस, आगरे में बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा, और इंटर पास हुआ मैं तो संस्कृत में डिस्टिंक्शन मिला, और मेरी 5th पोजीशन यूपी बोर्ड में हुई, इंटरमीडिएट में। इसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया, और वहाँ मैंने मेरी वो मैंने आपको बताया 11th में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में 5th पोजीशन हुई, और बीए में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स फर्स्ट क्लास 3rd पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे पुलिस देवता की कृपा मेरे ऊपर हुई, और उन्होंने मुझे अपने रिश्तेदार के माध्यम से और अपने माध्यम से ये आदेश दिया कि अगर एमए पास करना चाहते हो बच्चा, तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा स्थान रिजर्व्ड हो गया है। यानी मैं जेल जाने के लिए मेरी तैयारी हो चुकी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन मैं क्लास भी चलाता था शाम को, और कम्युनिस्टों के साथ कुछ दिन तक रहा। जब उन्होंने देश का हित छोड़ दिया तब हमने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़कर इलाहाबाद जाना पड़ा। वहाँ पंडित रामनरेश त्रिपाठी हमारे ऊपर कृपालु थे, उन्होंने हमारी फीस वहाँ भी आधी माफ़ करा दी। कोई नए स्कूल में जाए और यूनिवर्सिटी में, लेकिन फीस माफ़ हो गई, और वहाँ से मैंने एमए पास किया, लेकिन पास नहीं हुआ। एमए मैंने सन 41 में बीए किया था, उसके बाद फर्स्ट ईयर हमने पास कर लिया इंग्लिश में। यहाँ हिंदी संस्कृत का विद्यार्थी इंग्लिश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वहाँ भी हमें सेकंड क्लास मिल गया, और आ गया सन 42, जिसका नाम था 1900। हमारा सौभाग्य का वर्ष आ गया, और हमने 10 अगस्त को अपने पास जो कुछ किताब थी या एक आध कपड़े वपड़े प्रोफेसर साहब के घर में डाला। उनका लड़का हमारा क्लास फेलो था, जो बाद में हेड ऑफ़ द इंग्लिश डिपार्टमेंट हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो उसके घर हमने डाला। नाम सर क्या था उनका? नाम था प्रोफेसर जयकांत मिश्रा। जयकांत मिश्रा हमारे साथ ही इंटर पास हुए थे, और हमारी 5th पोजीशन थी, उनकी 6th पोजीशन थी। वो भी पढ़ने में योग्य थे, और उनके पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। तो मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा हूँ। तो वहाँ से मैं इलाहाबाद से गया, और 1-1.5 महीने मैंने जौनपुर ज़िले के डिफरेंट पार्ट्स में जाके लोगों से बात किया। लक्ष्मी शंकर यादव से भी किया। उस समय तो वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में जेल कभी नहीं गए थे, मगर वो गवर्नमेंट में आ गए, और यादव वाला ग्रुप वाला मामला आ गया उनका। मैं
एक साल बाद उसके सितंबर के 19 सितंबर और 1942 को मुझे मैं बनारस से आ रहा था ट्रेन से, और किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने बता दिया कि ये जा रहे हैं, और सीआईडी ने मेरा स्वागत कर लिया। और मेरी खुशी ये थी कि मेरे कुछ कागजात ऐसे लिए हुए थे कि मैं पकड़ गया, नहीं तो अच्छा मुझे सज़ा हुई। ये सर किस वर्ष की बात है? ये किस साल की बात है? 1942 में कार्यक्रम शुरू हुआ, और 1943 की बात है, नहीं 42 की बात है जी सर। 41-42 तो मैंने इलाहाबाद में प्रीवियस किया, हाँ। और 42 में मैं फाइनल में पहुंच गया, लेकिन जुलाई में 1 महीने पढ़ा और 9 अगस्त आ गया, और हमें तो ट्रेनिंग बराबर मिलती रही अपने गुरु दीप नारायण सिंह से और इंद्रसेन सिंह से और टीचर्स से, और मैं विद्यार्थी भी टॉप क्लास था। और आचरण में मैं सत्याग्रही गांधी जी के जो वो खाना खाएं वही खाना मैं खाता था। मैं उस कृपा से जिंदा हूं। तो और बताएं, और पूछिए सवाल। सर, राष्ट्रीय आंदोलन में आने की प्रेरणा आपको किससे प्राप्त हुई? हैं, आंदोलन में आने से पहले वो एक दिन में कोई नहीं होता। ठाकुर दीप नारायण सिंह हाई स्कूल में, और बाकी फिर अपने आप। एक मिनट रुकिए, कोई बाहर क्या है? कोई बात। अच्छा, जो राष्ट्रीय आंदोलन में सर आपको आने की सुनिए। प्रेरणा किस नेता से प्राप्त हुई? हैं? राष्ट्रीय आंदोलन में हाँ। आने की प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई? आप कैसे अपनी राष्ट्रीय पढ़ाई लिखाई से आंदोलन- हटके राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ? वो जो ठाकुर दीप नारायण सिंह हमारे टीचर थे सिंगरा मऊ स्कूल में, 1942 में नौकरी से निकाल दिया गया था तुरंत, क्योंकि उन्होंने कम से कम 20 स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए होंगे, हम तो अकेले हैं। तो दीप नारायण सिंह साहब बीए थे वहाँ से, बीए प्राइवेटली किया था, और उसके बाद महात्मा गांधी स्मारक हाई स्कूल सुल्तानपुर में खोला था, और उसके पहले वहाँ से निकाल दिए गए थे। तो 8वां दर्जे शुरू करके, और बाद में जे लेवल से छूटने के बाद में उनकी वर्किंग कमेटी का मेंबर था। लेकिन सारी शक्ति हमारे अपने व्यवहार पर, अपनी प्रेरणा पर और गुरुजी की प्रेरणा पर हाई स्कूल में मिली। और इसके बाद तो अब ये हमारी देखिए सृष्टि की रचना और प्रसार, ये किताब अभी आपके सामने आ गई, और उनको पैसा दे रहा था तो। और इसके पहले आई, इसकी बात बाद में करेंगे। हाँ, प्रेरणा तो हमें गुरुजी से मिली। ठाकुर इंद्रसेन सिंह एक थे और दीप नारायण सिंह थे, ये 2 टीचर्स, और आचार्य एक हमारे संस्कृत हिंदी के पंडित रामचरण शर्मा, और संस्कृत के एक पंडित जी। तो सबसे ही प्रेरणा मिलती थी, और हम भी इनको प्रेरणा देते थे व्याख्यान से, अपने चरित्र से। आप विश्वास करेंगे कि हम इंटरमीडिएट में जाके 6 महीने केवल उसी खाने पर है जो गांधी जी खाते थे, और वहाँ अखबार में निकलता था, हम वही खाना खाते थे और केवल फलाहार करते थे। और 17 साल की उम्र में, तो वो तो प्रभु की कृपा है। सर, आपने बताया कि आप ट्रेन में जा रहे थे। हाँ। आप ट्रेन में जा रहे थे, तब सीआईडी वालों ने संदेह के आधार पर आपको पकड़ लिया। हाँ। तो उसके बाद फिर क्या घटना हुई?
नहीं, उसके देखिए ये हुआ कि हमारे कोई रिश्तेदार दूर के पुलिस वालों से कांटेक्ट उनका था, तो उन्होंने सीधे साधे बिना पर्पस समझे उन्होंने हमारा वो परिचय बता दिया, शक्ल उकल और ये वो, और नाम बता दिया। तो मैं बनारस से सन 42 के आंदोलन के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएँ जो छिपी होती थी वो ले करके आ रहा था जौनपुर में अपना कार्य संचालन के लिए, और उन्होंने पढ़ लिया। तो उससे एक फ़ायदा हुआ कि अगर वो कागज़ हमारे पास न मिले होते तो हमको उसमें रखा जाता, सिक्योरिटी में, यानी सिक्योरिटी का कुछ शब्द होता, यानी 4 साल 3 साल लगता। लेकिन जब मुझे सज़ा हुई तो एक मिस्टर बैनर्जी अफसर थे, उन्होंने कहा हमसे सुना नहीं कुछ कि कहाँ पर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा 2 वर्ष की सज़ा और 2 उस पर है और वो चलेगी साथ। तो हमें 2 बरस की करीब 4 बरस की सज़ा 2 बरस में चलने वाली मिली, और उसके बाद उस सज़ा को प्रिवी काउंसिल ने उस कानून को, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को इलॉजिकल डिक्लेयर कर दिया। अब अंग्रेज़ों का भी आप हाल देखिए कि इलॉजिकल, तो हम 1 ही साल के बाद चले आए। लेकिन उस 1 साल में हमने एक किताब लिखना शुरू किया, वंदी युग। और सर आपको किस जेल में रखा गया? हमें देखिए वो भी है कि 9 महीने तो मैं रहा जौनपुर ज़िला जेल, और 1 महीने या 1.5 महीने मैं रहा लखनऊ कैंप जेल। तो ये नोट हो जा रहा है? ये सर, हाँ, लखनऊ कैंप जेल। जी सर। और उसके बाद 2 महीने फैज़ाबाद सेंट्रल जेल बी क्लास इसलिए कि मैं ग्रेजुएट था, और उस ज़माने में ग्रेजुएट को बी क्लास मिलता था। तो पहले तो जो जेलर था उसने बदतमीज़ी की थी, मारा पीटा था लोगों को, हमें नहीं, लोगों को मारा पीटा था। तो हमने उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करी थी। तो उसने तो हमें कोशिश किया कि वहाँ से हट जाए, क्योंकि उसकी जान वैसे परेशानी भी रहती थी। तो मैं जौनपुर से हटा, उसने पूछा कि मैं आपको लखनऊ भेज दूँ। हमने कहा दया करो, जैसे करो। तो लखनऊ भी हमारी इज़्ज़त रही, और यहाँ बी क्लास मिल गया, और हमने एक कविता लिखना, वंदी युग लिखना शुरू कर दिया। सर आपको जेल से कब रिहा किया गया? जेल में हमको रिहा 7 सितंबर 1943। जी सर। क्या जेल में आप लोगों को यातनाएं भी दी गई हैं? नहीं, कोई यातना नहीं, कोई मतलब अगर उन्होंने जो किया था हमारे ही साथियों ने कि गाली दे रहे हैं जेलर को। जेलर का घर नज़दीक है, और बैजनाथ सिंह से चाहते हैं कि वो भी समर्थन करें। हाउ कुड आई वाज ए गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्कर। तो जेल में हमें उसी दिन जिन लोगों को पीटा गया, उसके बाद हमसे जेलर कहता है कि विद्यार्थी जी, हम विद्यार्थी जी कहलाते थे, विद्यार्थी जी आप तो नहीं थे उसमें जिसमें वो गाली गलौज करते थे और तंग करते थे, आप तो उस ग्रुप में नहीं थे। तो अगर मैं ये कह देता कि मैं उस ग्रुप में नहीं था तो हमारा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म। और इसमें नेचुरल बात होती है
हमने कहा नहीं था, क्योंकि मैं बीच में जा कर के रोका था। उनको जेलर को भी कहा था कि मत ये लाठी चलाओ, मैंने उनको भी जो रोका था। लेकिन कब हो गया तो उन्होंने वो उसको जो है हटा दिया हमसे उस जेल से, और वो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया सुल्तानपुर जेल, यानी जेलर का भी। लेकिन मैं जेलर से संघर्ष नहीं करता था, मैं आदर करता था, और उन्हें वो नहीं चाहता था कि वो कैदियों को मारे पीटे। कैदी ज़्यादा गाली वाली जो कम पढ़े लिखे थे वो सब ये करते थे। सर, राष्ट्रीय आंदोलन में हाँ, आपको किन नेताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ? हमें गांधी जी का सानिध्य तो मुझे सन 1944 में मुझे इतना और बता दूं कि जेल से निकलने के बाद मैं सितंबर में निकला और अक्टूबर में गया, और वाइस चांसलर ने तुरंत हमको एडमिट कर दिया। 44 में फाइनल में एमए में उसमें 4-5 महीना रह गया था इम्तिहान, और हमने खूब मेहनत की। सेकंड क्लास इंग्लिश में एमए इलाहाबाद पास हो गया, और मुझको तुरंत या उससे 5 दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बलवंत राजपूत कॉलेज अपॉइंटमेंट की ऑफ़र मिल गई। जुलाई से अपॉइंटमेंट। इलाहाबाद में ही? नहीं, हाँ, आगरे में। आगरे में जहाँ से इंटरमीडिएट किया था, जी सर, वहाँ के प्रिंसिपल हमारे ऊपर बहुत कृपालु थे, और थ्रू आउट लाइफ। और वहाँ के एक दूसरे परिवार थे प्रोफेसर, उनकी पत्नी ने हमें अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उनके बच्चों को मैं देख रहा था। उस समय हमारी मदर की डेथ हो गई, तो वो जब उन्हें को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा, उनको तो मैं वो वापस नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें माँ की कमी नहीं होगी। और फिर वो हमारी जीवन भर की माँ रही, प्रोफेसर डॉक्टर। और उनका लड़का जिसको मैंने पढ़ाया था वो गवर्नर हुआ हिमाचल प्रदेश में, समझ गए, और गवर्नर हुआ जयपुर में, जिसको हमने बचपन में प्यार से पढ़ाया। तो ये हमारी लाइफ अनयूजुअल टाइप है। हाँ, तो क्या आप पूछ रहे थे? जी सर, आपको किस वर्ष बलवंत राय कॉलेज में नौकरी मिली? जुलाई 1944। जी सर, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। हाँ, इसमें आपने बताया कि आपको गांधी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और कोई ऐसा नेता जिसका सानिध्य प्राप्त हुआ हो? देखिए, उसमें यह है कि जौनपुर ज़िले के जो लोग जेल में हमारे साथ थे उनसे सानिध्य मिला था, लेकिन उनका तो हमने सन 37 में वो खड़े हुए थे पद के लिए, और हमने उनके उसका संचालन 37 में, जब हमारी 12 साल की उम्र थी, 13 साल की, तब मैंने उनका वो जो है संचालन किया था। समझ गए, मैं बचपन से ज़िंदा था, शरीर से कमज़ोर, दिमाग से ठीक। तो वहाँ अब और नहीं, और प्रेरणा किसी से डायरेक्ट गांधी जी से इसलिए हो गई कि मैं जब लेक्चरर हो गया आकर के, तो पहला काम किया हमने, मैं जुलाई में लेक्चरर हो रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर का, फर्स्ट क्लास होने से, और दिसंबर में हमने पत्र लिखा गांधी जी को, और उनके सचिव का पत्र उसमें आ गया कि आ जाओ। तो मैं वहाँ 19 दिसंबर को पहुँच गया सेवाग्राम, समझ गया।
सेवाग्राम मतलब गुजरात? है गुजरात सेवाग्राम कहाँ है? सेवाग्राम नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर में। हाँ, नागपुर से लगा हुआ है। वारधा से सेवाग्राम लगा। और तब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और हमसे जिन लोगों ने नौकरी दी थी वही प्रिंसिपल थे जिन्होंने हमें पढ़ाया भी था और पढ़ाने के लिए लिया था, तो वही हमारे प्रिंसिपल भी थे और बाद में वाइस चांसलर है दो यूनिवर्सिटीज़ के हुए। और जिस प्रोफेसर के लड़के को हमने पढ़ाया वो सचिव हुआ फॉरेन सर्विस का, जो हाईएस्ट सर्विस होती है, और इसके अलावा वो वहाँ का अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर हुआ, उसमें हमें भी बुलाया गया था। और बाद में उनका सर क्या जयपुर नाम में था? हो गया। क्या नाम था उनका? शीलेंद्र कुमार सिंह। सर राष्ट्रीय आंदोलन से 22 साल तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, फिर मैंने छोड़ दिया और गवर्नमेंट अपनी आ गई थी लेकिन आज़ादी नहीं मिली थी, तो 1-1.5 साल हमने उस गवर्नमेंट की पोस्ट, उसका नाम था असिस्टेंट वो फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर। फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर हो करके यूपी गवर्नमेंट ने हमको उनके कामों का, उस समय के कामों का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त कर लिया। और उसके बाद मैं 2 साल के बाद जो बेस्ट प्रोजेक्ट इंडिया की थी उसमें मैं बुला लिया गया और उसके एडवाइज़र अल्बर्ट मायर ने पहले तो हमें मना किया कि हम आपके सब्जेक्ट जो पढ़े हैं वो हमारे पास उसका काम नहीं है, हमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक हेल्थ ये चाहिए, और हमारा सोशल एजुकेशन सोशल साइंसेस था। लेकिन बाद में लोगों ने कहा उनसे कि आपको दूसरा आदमी मिलेगा नहीं, तो उन्होंने बुला लिया और फिर उन्होंने हमको रॉकफेलर फाउंडेशन फेलोशिप दिला के अमेरिका भेजा और वहाँ से पीएचडी करके लौटा, एमएस पीएचडी। मैं एमए इंग्लिश में था, एमएस कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी में, और पीएचडी रूरल सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशल साइकोलॉजी और उसका एक्सटेंशन एजुकेशन। वहाँ उन्होंने हमें, अमेरिकन साहब ने, जो हमें लेना नहीं चाहते थे वो हमारे पिता हो गए, तो क्या करें हमारा दुर्भाग्य समझिए। राष्ट्रीय और जब तक जीवित रहे तब तक उनका हमारा संबंध रहा। सर, राष्ट्रीय आंदोलन की ऐसी कोई यादगार घटना जो आपको अभी अगर याद हो? क्या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ऐसी कोई यादगार घटना अगर आपको याद हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। ऐसे है कि हम तो उसमें सन 42 में चले गए जेल, और जेल में तो कोई ख़तरा होता नहीं, और जेल से आने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होता हूँ बिना झंझट के, और मैं गया कांग्रेस के पास, तो निकल के आ गए और वो भी लोग निकल आए थे जो, तो श्री कृष्णदत्त पालीवाल आगरे के यूपी में जो गवर्नमेंट बनी उसके प्रेसिडेंट थे, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अगर अब मैं कांग्रेस के साथ कार्यालय में या वैसे काम करूं तो आप क्या सहायता कर सकते हैं। उन्होंने एक किताब उठाई, हमको एक किताब उठाई, कह दिया कि इसका ट्रांसलेशन कर दो, है ना। तो भाई हमने मना नहीं किया, हमने उसका ट्रांसलेशन कर दिया। वो एक प्रोफेसर की
मशहूर किताब थी अंग्रेज़ी की, हिंदी में उसका हमने ट्रांसलेशन कर दिया। दूसरे जो हमारे साथ जेल में भी थे, वो वहाँ के आगरे के नेता थे, उनका नाम इस समय जल्दी मैंने मतलब हमारा नाम भूल रहा हूँ। उनके पास गया तो उन्होंने कहा, बेटा अभी आ जाओगे तो तुम भाई पढ़े लिखे हो तो तुमको सेक्रेटरी बना दिया जाए और ज़िंदगी भर सेक्रेटरी रह जाओगे। जो पॉलिटिकल पोजीशन में है वो तुम्हें आने नहीं देंगे जल्दी, क्योंकि उससे उनको दिक्कत हो सकती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे अपने टीचिंग में हो तो वो करो, लेकिन हम जहाँ गवर्नमेंट आई वहाँ हमने वो काम छोड़ा और एक साल दो साल फील्ड पब्लिसिटी अफसर का काम 2 साल किया और इसके बाद इटावा पायलट प्रोजेक्ट का डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर, सोशल एजुकेशन एंड विलेजर्स पार्टिसिपेशन, सेकंड फील्ड ऑफिसर। फर्स्ट एग्रीकल्चर वाला हमारा दोस्त था, वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का काम किए था और मैं सोशल एजुकेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, कोऑपरेटिव्स, ऑल दीज हमारे ज़िम्मे थी और हमने वहाँ 4 साल रह कर के काम किया। फिर गवर्नमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हो गया। बुला लेते थे हमारे वही बॉस जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट में थे, वो डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हुए, तो उन्हें भी तो कोई आदमी की ज़रूरत होती, तो उन्होंने हमको असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर के बुला लिया। फिर वो एक दूसरी संस्था के हेड हो गए लखनऊ में। तब हमें अल्बर्ट मायर ने वहाँ भेज दिया, अमेरिका, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। सर लेकिन देखिए, इस तरह के छोटे किस्म के जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनसे मेरा संबंध नहीं हो सकता था, अनफॉर्चुनेटली। नहीं सर, आप बौद्धिक जगत में थे, आप पढ़े लिखे समाज में थे। हाँ। तो ये जैसा कि ज्ञात है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। हाँ। उस समय आपको आज़ादी, जब ये घोषणा हुई कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया, हाँ। तो कैसा महसूस हुआ? उस समय देश की स्थिति कैसी थी? 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा। 12 अगस्त को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका नाम था मालवीय, कौन मालवीय, किस समय मालवीय जी वो मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि अकबरपुर जा कर के खद्दर ले आओ और गवर्नमेंट को सबमिट करो। वहाँ से लेकर के खद्दर ले आया और गवर्नमेंट को दे दिया। तब ये झंडे वंडे सब बने और बड़े अच्छे तरीके से, और हमें पहला हवाई यात्रा राजा ये जो हैं प्रतापगढ़ के भद्री, राजा साहब भद्री ने अपनी मोटर उसमें हवाई जहाज़ में बैठा के हमको घुमाया। कितनी वो लाइट हो रही है, क्योंकि इन सब में हम वर्कर थे। अपनी तारीफ़ मैं नहीं कर रहा हूँ। आई यूज़ टू बी ए सिंपल वर्कर, बट ज़्यादा था काम कर, तो उन लोगों ने कर दी। और पॉलिटिशियन से मैं कह सकता हूँ कि वो तो मुझसे प्रेरणा लेते थे। तो अच्छा, बापूजी को हमने 10 दिसंबर को पत्र भेजा। उसका उत्तर आया चमन भाई का। वो तो मर चुके थे, महादेव देसाई 1-2 साल पहले मर चुके थे जब ये वहाँ थे आगा खां पैलेस में बापूजी। और बापूजी की पत्नी का हवाई उसमें शिला देते हैं ना, क्या कहते हैं, हम उनकी बॉडी के बचे हुए हिस्से को गंगा में डालने का काम
मुझे मिला था। मालवीय जी ने दिया था। मालवीय जी वॉज माई ग्रेटेस्ट मैन आफ्टर गांधी। मालवीय की कृपा थी, उन्होंने दिया था। तो हमने कस्तूरबा का निधन के बाद उनका उसमें डाला था, और जाने पर तुरंत नौकरी मिलती है, और नौकरी से परमिशन हमने नहीं लिया, हम बापूजी को लिख दिया। और अगर बापूजी उत्तर ना आए होते और मरे ना होते तो फिर मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में कंस्ट्रक्टिव वर्कर की हैसियत से काम करता। लेकिन वो चले गए तो जिस काम के लिए उन्होंने बुलाया था वो काम आरंभ नहीं हो सका, कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स का। I have not been with these yellow type social workers or political workers. I was a constructive worker, और वहाँ फिर भी ये रहा। और फिर इटावा पार्लियामेंट गाँव में रह के 5 बरस हमने और हरिश्चंद्र सेठ ने काम किया था। और ध्यानपाल सिंह हमारे ऑफिसर थे, उन्होंने हमें असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया था। और उनका जिस संस्था का वो थे क्या नाम करके डायरेक्टर, उस समय डेवलपमेंट कमिश्नर की पोजीशन छोड़ के डिप्टी डेवलपमेंट की, उसका भी मैं लाइब्रेरी वगैरह का काम मुफ्त में करता था। घर से 8 बजे निकल जाना, उनके यहाँ गए, उनके यहाँ काम किया, और फिर 10 बजे पहुँच गए अपने दफ्तर एज असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर। और उसमें भी हम सार्वजनिक काम करते थे, सरकारी नौकर टाइप काम हमारे ज़िले कभी रहा नहीं, और हम रह नहीं सकते। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट में 3 आदमियों का नाम लिखा था पहले, उसमें ध्यानपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अल्बर्ट मायर गवर्नमेंट एडवाइज़र अमेरिकन, एंड बैजनाथ सिंह जनसंपर्क अधिकारी। जी सर। तो बस आपसे बहुत परिचय कर लिया। आपको निराशा हुई होगी कि मैंने इन माफ़ कीजिएगा, इन स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं की कल्पना मैं नहीं कर सकता था, और मैं रचनात्मक काम में रहा। तभी अब आपको इतना बता दूं, जब आपने हमारा इतना जीवन ले लिया कि वहाँ से आने के बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट दी। और 3 साल काम करने के बाद यूनिवर्सिटी नई खुली, वाइस चांसलर ने कहा, अरे भाई आओगे? हमने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा लेकिन हम बीच में नहीं छुट्टी देंगे। हमने कहा हम नहीं लेंगे। लेकिन 6 साल वहाँ रहा तो वहाँ के जो एग्रीकल्चर के लोग थे वही उड़ाने लगे, कह रहे साहब ये तो सारा काम यही कर लेते हैं। तो हमको यूनेस्को से ऑफ़र मिल गई और मैं गया और 14 बरस यूनेस्को की सर्विस पर रहा। तो बाहर ही 2 साल उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि बीच में छुट्टी दे दी थी। तो उन्होंने जब लौटा लिया तो उस 2 साल से कम था, तो उस पर। यूनेस्को में सर आपने किस पोस्ट पे काम किया है? यूनेस्को में किस पोस्ट पे काम किया? यूनेस्को में वहाँ पोस्ट थी, वहाँ ये कहते थे इटावा में तो जो यूनेस्को में जो काम किया उसमें पहले तो अद्दिस अबाबा गया, इथियोपिया। जी सर। और वहाँ मैं इंचार्ज था इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैं प्लानिंग कमीशन में जब था तो इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट था। मैंने उनका कागज़ पत्र देख के उनसे बात करके ये प्रमाणित करना कि काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वहाँ मैं 5 साल रहा। इसके बाद मुझे भेजा गया अदन नहीं, तंजानिया। हाँ, तंजानिया। वहाँ पे मैं 1.5 साल रहा। इसके बाद मुझे भेजा गया
अदन। उधर। हाँ, अदन को जानते हैं ना? अदन। हाँ सर, अदन। हाँ, गल्फ अदन। में है। वो एक छोटी सी रियासत थी, अब तो मिल गई है। उसमें मैं इवेल्यूएशन स्पेशलिस्ट की मेरी पोस्ट थ्रू आउट रही। जो कि काम होता है उसको देखो और बताओ और लिखित दो, वो बताओ नहीं, लिखित दो। तो इस तरह से मैं उसके बाद आखिर में मुझे सूडान से भी बहुत दूर जा कर के, जंगलों से पार, वहाँ जा कर के मिला। तो वहाँ मैंने 3.25 साल काम किया और उसके बाद यहाँ आ गया। तो 1 साल बाद फिर उन्होंने 4 महीने के लिए कंसल्टेंट होकर के बुला लिया। तो मेरी नौकरी तो सन 82 में ख़त्म हुई और कंसल्टेंट में 83 में था। और किसी तरह से यहाँ हमारी पत्नी ने घर और बनवा लिया, लेकिन बढ़ाया नहीं है हमने, टूटा हुआ है तो वहाँ पड़ा हुआ है। और कोई बात नहीं। जी सर। और कोई प्रश्न है? जी नहीं। अच्छा, नहीं, एक ज़रूर है। जी सर। मैंने 20 किताबें लिखी हैं। जी सर। और जो लास्ट है वो यही है, सृष्टि की रचना और प्रसार। अब देखिए, ये अध्याय 12, 13, 14 अध्याय हैं और ये कविताएं हैं। ये देखिए, है नहीं है, मानव शिशु। और ये देखिए, ये वो लड़का है जिसको हमने पढ़ाया था, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान की स्मृति में। बेचारे हैं नहीं अब। तो इस तरह से, और इसमें मानव शिशु जन्म से पूर्व कैसे पैदा कैसे होता है, अध्याय 4 मनुष्य जीवन सिद्धांत प्रसार। और इस तरह की जीवन के सिद्धांत हैं, इस तरह की रचनाएं हों सुखी सफल जीवन के दिन। अध्याय 5। और देखिए, सफलता राष्ट्र पर ये संकट अविराम। सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। बापू के सत्य अहिंसा में आंदोलन से जागरण हुआ, हो असहयोग या सत्याग्रह, रचनात्मक कार्याभरण हुआ। देश अपना तो स्वाधीन हुआ, किया सबने ही सबल प्रयास। आज़ाद हिंद सेना हो या नौ सैनिक जन विद्रोह खास, पर एक भूल या मजबूरी, हो गए देश के 2 प्रखंड। भाई भाई 2 हुए अलग, पर शत्रु बने यह दुखद अंत। जब 3 बार के युद्धों से कोई सुखपूर्ण निदान नहीं, संतुष्ट हुए धीरे धीरे लड़ने का अब अरमान नहीं। पर उसी काल के विग्रह से आतंकी हिंसक जन्म हुआ, जो दुनिया भर में फैल गया, मुस्लिम जन को बदनाम। माफ़ करना, मुस्लिम जन तो बदनाम ही हुए। अमेरिका हो या इंग्लैंड, भारत या पाकिस्तान, सभी अफ़गान देश हो या इराक, कोई निर्भय स्थान नहीं। कुछ मुसलमान, कुछ नक्सली, कुछ माओवादी, गिरवासी, कुछ हिंदू, कुछ ईसाई भी, धर्मों का भेद नहीं बाकी। इनसे रहना है सावधान, हर गांव नगर पीड़ित नितांत। संगठन शक्ति दृढ़ निश्चय से इस प्रबल शक्ति का करें। ठीक सर। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा आज दिनांक 11 फरवरी 2015 को डॉक्टर बैजनाथ सिंह के आवास पर आपके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के संबंध में संस्मरण श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी प्राविधिक सहायक एवं श्री शिव कुमार यादव क्षेत्र सहायक के साथ रिकॉर्ड हुआ। डॉक्टर बैजनाथ सिंह का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही आप राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। माफ़ कीजिएगा, एक हमने किताब लिखी है